नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है आत्मकथित कविता, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं में संकलित है। आज हम इस वीडियो में आत्मकथित कविता और इनके रचयिता जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और कविता के विषय में जानकारी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। देखते हैं कवि क्या कहता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा तथा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में गुरुवार को काशी के संगुनी साहू घराने में हुआ। किशोरावस्था के पूर्व ही माता तथा बड़े भाई का निधन हो जाने के कारण इन पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण ये 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति प्रारंभ से ही रुचि थी और 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिख गुरु जी को दिखाया। वे बाग बगीचों तथा भोजन बनाने के शौकीन और शतरंज खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान तथा गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। नवंबर 14, 1937 सोमवार के दिन प्रातःकाल 47 वर्ष की उम्र में रोग के कारण इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कामायनी इत्यादि। ये उनके कुछ काव्य संग्रह हैं। उपन्यास: कंकाल, तितली, इरावती। 3 इन्होंने ये उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। नाटक: राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजास्त्रु, ध्रुव स्वामिनी। ये उनके कुछ नाटक हैं। कहानी संग्रह: इन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे हैं। आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि। ये इनके कहानी संग्रह हैं। अब हम कविता के विषय में देखते हैं कवि इस कविता में क्या कहता है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का विशेषांक निकलता था। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी करते थे। इस पत्रिका में एक विशेषांक निकलता था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, परंतु प्रसाद जी इसे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी इसी असहमति के तर्क से ये कविता आत्मकथा लिखी। ये कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में ही प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई यह कविता जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति करती है। कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। अब हम देखते हैं कवि क्या कहता है। गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। मधुप का अर्थ है मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा का अर्थ है अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन का अर्थ है खराब ढंग से निंदा, असंख्य का अर्थ है जिसकी गिनती न की जा सके, घनी का अर्थ है अधिक, उपहास का अर्थ है मजाक, जीवन इतिहास का अर्थ है जीवन की कहानी।
कवि क्या कहता है देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। कवि कह रहा है कि उसका अर्थात मेरा मन रूपी मोहरा, मन रूपी भरमर गुंजन करते हुए और मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो आज कितनी घनी और डालों से मुरझा कर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। अर्थात मैंने जीवन में अनेक दुखद घटनाओं, निराशाओं, असफलताओं का सामना किया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस विशाल गहरे नीले आकाश के नीचे नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास अर्थात आत्मकथाएं लिखी जा रही है। ये जीवन इतिहास क्या है? किन लोगों का जीवन इतिहास है? महान लोगों का। और अनंत नीलिमा क्या है? यहाँ साहित्य रूपी आकाश है। जो आत्मकथाएं हैं वो इतिहास, साहित्य के इतिहास में लिखी जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अनंत नीलिमा साहित्य रूपी इतिहास में महान लोगों की आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, दिन प्रतिदिन नित्य लिखी जा रही हैं। यहाँ इस साहित्य रूपी आकाश में न जाने कितने ही लोगों की, महान लोगों की आत्मकथाएं, महान लोगों का जीवन इतिहास मौजूद है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और आत्मकथा लिखने वाले लोग अपना जीवन इतिहास लिखकर एक दूसरे का बुरे तरीके से मजाक उड़ाते रहते हैं। कहने का भाव ये है कि लोग इन आत्मकथाओं को पढ़कर उनकी कमियों को, दोषों को उजागर करते रहते हैं, उनका दोष निकालते रहते हैं, उनकी कमियां निकालते रहते हैं। आगे देखते कवि क्या कहता है। तब भी कहते हो कह डालूं अपनी दुर्बलता, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। शब्दार्थ है दुर्बलता का अर्थ है कमजोरी। गागर रीति, गागर रीति का अर्थ है ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो। गागर का अर्थ यहाँ है खाली, घड़ा। गागर का अर्थ है घड़ा और रीति का अर्थ है खाली। तो यहाँ गागर रीति का अर्थ ये है कि ऐसा मन जिसमें किसी प्रकार का कोई भाव ना हो। देखते हैं कवि क्या कहता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि अपने मित्र से कह रहा है कि इतना सब मालूम होने के बाद भी, क्या मालूम होने के बाद कि कवि के जीवन में निराशा है, दुर्बलताएं हैं, तो उनके बारे में कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। लोगों के सामने अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमियों को, अपनी सफलताओं को उजागर नहीं करना चाहता। और इतिहास में जो आत्मकथाएं मौजूद है महान लोगों की, और जो पढ़ने वाले लोग हैं उन आत्मकथाओं को पढ़ के उन पे एक दूसरे की कमियों को, दोषों को निकालते रहते हैं। तो कवि नहीं चाहता कि ऐसी आत्मकथा वो लिखे। फिर अपने मित्र से कवि कह रहा है कि तुम इतना मालूम होने के बाद भी चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमियों को लोगों के सामने प्रकट करूं, लोगों के सामने उजागर करूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहते। तुम सुनकर सुख पाओगे। अच्छा अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हें ये सुनकर सुख मिलेगा? क्या तुम खुश होगे? क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? देखोगे ये गागर रीति, या फिर तुम्हें ये जानकर, ये देखकर दुख मिलेगा कि मेरे जीवन रूपी गागर खाली है, मेरे जीवन रूपी घड़े में कोई आनंद, कोई रस नहीं है। ये देखकर क्या तुम्हें दुख मिलेगा? आगे कवि कहता है किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे कवि कह रहा है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग उसके जीवन की दुखपूर्ण कथा को सुनना चाहते हैं वे ये न समझे कि वही लोग उसके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले, तुम ही खाली कर ले, कि वही लोग उसके जीवन रूपी गागर को, जीवन रूपी घड़े को, उसके जीवन के सुखों को, आनंद को
छीनने वाले हैं, जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले हैं या थे। अपने को समझो, वे सबसे पहले अपने आप को समझे। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, वे उसके भाव रूपी रस को लेकर अपने आप को भरने वाले थे। यहाँ कवि का अर्थ यह है कि आत्मकथा लिखते समय कहीं कोई ऐसा सत्य उजागर न हो जाए, कोई ऐसी घटना उजागर न हो जाए जिससे ये मालूम हो कि वे ही कौन, कवि के मित्र ही कवि के दुखों का कारण है। उसकी कथा को सुनकर वे ये न समझने लगे कि उनकी वजह से ही कवि के जीवन में दुख आए हैं, मुसीबतें आई हैं। कवि के जीवन रूपी गागर का रस अर्थात कवि की सुख आनंद उनके मित्रों ने अपने जीवन में भर लिए हों और उन्हें दुख दिया। कहने का भाव ये है कि कहीं किसी घटना को बताने में कवि के मित्रों को ये न लगे कि उनके जीवन में दुखों का कारण वे स्वयं हैं, जिन्हें कवि के जीवन से सुख को छीन कर अपने जीवन में भर लिया हो। कवि ये नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखे उसके मित्रों को इस प्रकार की बातों का पता चले। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के काव्यांश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। पहला जो प्रथम काव्यांश है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।